नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान पे, जहां पर हमारा फाइनेंशियल न्यूज़ और मनी रिलेटेड वीडियो पे बात करते हैं और कोशिश करते हैं अपनी हर नई वीडियो के साथ कुछ नई एजुकेशनल चीज़ें आपको दे सकें या कुछ नई एजुकेशनल चीज़ें आपको सिखा सके। आज के टॉपिक में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ DHFL कंपनी से रिलेटेड। यहाँ पर जो बहुत बड़ा स्कैम निकल के आया है, आखिरकार कंपनी का इंसॉल्वेंसी प्रोसेस पूरी तरह से आप कह सकते हैं एक तरह से लास्ट एंड पे है। अब जो कंपनी ने ये वापस से यहाँ पर अगर हम बात करें, जो यहाँ पर एक्वायर कर रही है वो है पिरामल ग्रुप। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जो भी शेयर हैं उनको यहाँ पर डीलिस्ट करा जा रहा है, कंपनी को डीलिस्ट किया जा रहा है स्टॉक एक्सचेंज से। अब जिन रिटेल इन्वेस्टर का पैसा फंसा हुआ है उनके साथ क्या होगा, या उनको अब क्या सोचना चाहिए, या कैसे अगर हम बात करें आपको अगली ऐसे शेयर या किसी भी चीज़ में, जैसे कि आज के टाइम में अगर मैं बात करूं अडानी शेयर के बारे में भी कुछ ऐसा ही निकल के आ रहा है, थोड़ा बहुत स्कैम वहां पर भी देखने को मिल रहा है बट अभी भी क्लियर नहीं है। तो आप कैसे इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं और क्या स्कैम हो रहा है आप लोगों के साथ, रिटेल इन्वेस्टर के साथ, उस चीज़ के बारे में मैं यहाँ पर थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। और जैसा कि आपने देखा होगा कि येस बैंक पे भी काफ़ी असर पड़ा है DHFL की वजह से, बिकॉज ऑफ द जो ये लोन था उसके वजह से आप कह सकते हैं। बट यहाँ पर हम समझते हैं मेन जो दिक्कत आई है वो क्या हुई है। अगर मैं बात करूँ DHFL कंपनी की, तो ये आप कह सकते हैं NBFC था, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन थी। यानी कि अगर हम बात करें ये बैंकिंग सेक्टर में नहीं थे, फिर भी एक तरह से इनका बैंकिंग का ही काम था, आप इसको इस चीज़ में कह सकते हैं NBFCs को। अब अगर हम बात करें DHFL की, तो ये कंपनी लगभग 2009 से चलती हुई आ रही है, 2007 से चलती हुई आ रही है और 2019 तक काफ़ी अच्छा पैसा यहाँ पर देखने को मिला है, काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी मिला है, काफ़ी अच्छा रिटर्न यहाँ पर अगर हम बात करें प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट करा। फिर आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि कंपनी को यहाँ पर इतना ज़्यादा कगार पे यहाँ पर लॉस देखने को मिला और यहाँ पर कंपनी को बंद करना पड़ रहा है। और क्यों हुआ ये स्कैम, कैसे हुआ? तो अगर मैं बात करूं जो कंपनी के फाउंडर हैं, जो कि वाडवांस ब्रदर की अगर हम बात करें, तो उनके बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा। उन लोग का नाम ऐसी चीज़ों में पहले भी आ चुका था। अब इन कंपनीज का मेन पैसा समझिए आता कहाँ से है। देखिए ये लोग क्या करते हैं कि मेन जो बैंक होते हैं वो लोन से ही पैसा कमाते हैं, वैसे ही NBFCs भी लोन से ही पैसा कमाते हैं। अगर मैं बात करूं NBFCs के पास पैसा कहाँ से आता है, तो बैंक क्या होता है कि अगर आप बैंक से कभी भी लोन लेते हैं तो वहाँ पर आपको 5 से 6% या 7% पे लोन मिल जाता है। बट अगर हम बात करें NBFCs की, तो यहाँ पर थोड़ा सा लोन का जो परसेंटेज रहता है, इंटरेस्ट का परसेंटेज रहता है, वो थोड़ा सा हायर रहता है। वो 10% से लेकर 18-20% तक का भी रहता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा परसेंटेज कोई क्यों देगा NBFCs को जब वो बैंक से जाके ले सकता है। तो NBFCs की अगर मैं बात करूँ, वो Tier 1 Tier 2 सिटीज़ में फोकस करते हैं, जहाँ पर अगर आपका एक अच्छा, अगर हम बात करें स्कोर नहीं है, सिबिल स्कोर नहीं है, या अगर आपके पास कोई ढंग की प्रॉपर्टी नहीं है एक ऐसा कोलेटरल फॉर्म में, तो यहाँ पर हर बैंक आपको हर चीज़ के लिए लोन नहीं देती है। बट NBFCs में क्या होता है कि वहाँ पर वो थोड़ा सा रिस्क प्रोफाइलिंग को हाई करते हैं और वहाँ पर वो लोन देते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर रिस्क ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पर सीधी सी बात है उनको पैसा भी ज़्यादा मिल रहा है। और जो ये अगर हम बात करें इंटरेस्ट जो अर्न होता है बैंक से, ये क्या करते हैं कि एक थोड़ा सा एक्यूमुलेशन ले लेते हैं एक बार में, एक अच्छा खासा अमाउंट मान लेते हैं, 10 लाख ले लिया, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन 10 लाख कोई बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं है। अब इन्होंने 1-1 लाख करके 10 लोगों में भी बांट दिया, तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि एक अच्छा खासा इंटरेस्ट यहाँ पर NBFCs गेन कर लेती है। अब सबसे मज़ेदार बात ये है कि अगर हम बात करें जो ये लोन अकाउंट खोलते हैं NBFCs, इसमें जो ये डाटा देखने को मिला है उसमें ये पता चला है कि मुंबई के बांद्रा ब्रांच में लगभग 3 लाख फेक लोन अकाउंट खोले गए। यानी कि 3 लाख फेक लोन अकाउंट खोले गए जहां पर पैसा दिया गया है किसी बंदे को और जिसमें कोई भी कोलेट्रल या कोई भी चीज़ नहीं देखी गई है, और यहाँ पर डायरेक्टली ऑनलाइन सारी चीज़ें प्रोसेस में फॉलो हुई हैं। किसी ने लोन मांगा, अप्रूवल मिल गया, इन्होंने लोन दे दिया, बंदा जेन्युइन है कि नहीं है, यहाँ तक कि वो अकाउंट भी फेक है। अब आप समझिए कि वो पैसा गया कहाँ होगा। वो 3 लाख एक तरह से आप यूँ कह सकते हैं शेल कंपनीज बनाई गई, लोन लिया गया, और उसके बाद में इन्होंने आखिरी में चल के जब बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी तो यहाँ पर इन्होंने अपना जो लोन था लगभग 900 करोड़ के करीब इंटरेस्ट का जो लोन था, इन्होंने क्या कर दिया, जो बैंक से ले रखा था वहाँ पर इन्होंने अपने तरफ से NPA ऐसा कर दिया कि हम यहाँ पर नहीं दे पाएंगे क्योंकि कंपनी ऑलरेडी लॉस में है। और वहाँ से ये सारी चीज़ें दिखने लगी और सब कुछ समझ में आने लगा। बट यहाँ पर समझने वाली बात ये होगी कि 2007 से लेकर 2019 के बीच में जब ये NBFC लगातार इतना पैसा कमा के दे रहा था, एक तरह से बुल रन इसमें चालू था। एक तरह से अगर मैं बात करूं जितना NBFCs का अगर हम बात करें वैल्यू, जैसे कि आज के टाइम में अडानी शेयर में देखने को मिल रहा है कि एकदम से जंप आया, सडन से जंप हो गया है। मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि एक दिन में हुआ, हाँ
ये बात अलग है कि 5-6 महीने या 1 साल में हुआ होगा। तो एकदम से सडन जंप उसमें भी हो रहा था क्योंकि इतनी एनबीएफसीज हैं जो कि अच्छी खासी हैं, बट उतना प्राइस गैप नहीं देखने को मिल रहा था। बट यहाँ पर देखने को मिल रहा था बहुत सारी चीज़ें भी मार्केट में उठ के आ रही थी, बट रेगुलेटर्स जो हो गए, या अगर हम बात करें सेबी की या गवर्नमेंट की, तो किसी को क्या कानो कान पता नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है। अब यहाँ पर जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है, आपको क्या लगता है कि ये चीज़ सही है कि गलत है, या फिर लोगों को पता था बट क्योंकि काफ़ी लोगों का पैसा लगा हुआ था, काफ़ी बड़े बड़े स्टॉक मार्केट में जो हमारे यहाँ पर जिनको हम लोग फॉलो करते हैं उनका भी पैसा लगा हुआ था, कई सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी उस चीज़ को नहीं रोका जा रहा था, क्योंकि जितने जल्दी ये चीज़ पता चलती है बाहर आती है उतना जल्दी क्रैश होते हुए देखने को मिलना था या दिक्कत होनी थी, और जो कि एक्चुअली हो भी गई है। और ऐसे में लोगों का पैसा फंस जाता है जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करे रहते हैं। बड़े बड़े यहाँ पर ब्रोकर्स ने टारगेट दिया था एक अच्छा खासा, आज से 2-3-4 साल पहले की अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखे जा रहे थे एनबीएफसीज के बारे में, इस डीएचएफएल के बारे में, बट वो सारे पॉइंट एक तरह से गायब हो गए। अब अगर हम बात करते हैं तो जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस भी हो रहा है पिरामल ग्रुप का, अगर हम बात करें तो वो मेनली इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले वहां पर रिकवर करना जरूरी है जो बैंकों का पैसा फंसा हुआ है। अदरवाइज अगर बैंक में दिक्कत आती है तो कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी पे दिक्कत आएगी, गवर्नमेंट पे भी दिक्कत आएगी। तो वो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस उसलिए हो रहा है। बट रिटेल इन्वेस्टर जिन्होंने पैसा लगाया था उनका पैसा एक तरह से वाइप्ड ऑफ हो चुका है, एक तरह से आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा लॉस देखने को मिल रहा है। तो क्या ऐसे आप लोगों के लिए जो भी पैसा आप लगा रहे हैं किसी के भी कहने पे या किसी भी टारगेट बेस पे, तो आपके लिए वो चीज़ सही है कि गलत है, वो चीज़ कौन डिसाइड करेगा? कहीं ऐसा ना हो कि आपने भी 1 लाख किसी शेयर में लगाया और कल को वो शेयर डीलिस्ट हो जाए और आपका 1 लाख का रुपए एकदम से गायब हो जाए। तो आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कहाँ गलती हो रही है? और अगर आप भी चाहते हैं इस टाइप के हम कुछ वीडियोस बनाते रहें जिसमें हम स्कैम से रिलेटेड बताएं और ये सारी चीज़ें बताएं कि कौन है ऑपरेटर, किस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं मार्केट में और कैसे अभी भी अमीर लोग और पैसा बना रहे हैं और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर से ही वो पैसा बना रहे हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई भी क्वेरी है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक